नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैंटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, लास्ट पार्ट में हमने रिलेटिव मोशन देख लिया था। अभी हम लोग फ्रिक्शन शुरू करने वाले हैं। क्योंकि वो कुछ बातें थी जो फ्रिक्शन में आने वाली हैं, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया कि आगे भी काम आए और अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड अप होता चले साथ में। ठीक है, अब फ्रिक्शन हम लोग क्या है कि पहले भी पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा इसको डिटेल में यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बस स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसकी ही बात करेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो अभी इस लेक्चर में, मतलब इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो चीज़ नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए मित्रों, अब पहले इसको एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको थ्योरेटिकली मैथमेटिकली ये सब देखेंगे। आप लोगों ने स्कूल में कोई टेबल या अपने घर में ही कोई टेबल को पुश किया होगा, बेड को पुश किया होगा, तो आप देखे होंगे कि आप जब जोड़ लगाना शुरू करते हैं, मतलब आपने पुश करना शुरू किया, तो वो टेबल मूव नहीं करता है। ठीक, या वो बेड है या कुछ भी है, कुछ हैवी चीज़ है, लाइटर चीज़ तो तुरंत ही मूव कर जाता है, उसमें इतना फील नहीं आता है। कुछ हैवी बेड, बॉक्स बेड टाइप का चीज़ होता है जिसमें सामान भरा हुआ है, आप उसको पुश करना शुरू किए। अब जैसे ही पुश करना शुरू करेंगे वैसे ही वो आगे मूव करना नहीं शुरू करता है। तो आप क्या करते हैं, अपना दम बढ़ाते जाते हैं, उसको पुश करना, और थोड़ा तेज़ पुश करते हैं, और तेज़ पुश करते हैं, और तेज़ पुश करते हैं। एक टाइम बाद आप देखेंगे कि वो जगह से जस्ट घस का, मतलब थोड़ा जगह से अपना वो हिला, जो बेड था वो। अब जैसे ही वो हिलता है उसके बाद आप देखेंगे कि जितना आपने उसको हिलाने में दम लगाया, उससे कम दम आपको उसको घिसकाने में लग रहा है। एक बार वो घिसक गया, उसके बाद देखेंगे आप कि और मतलब थोड़ा कम दम लगाना पड़ रहा है, थोड़ा आसानी से हो पा रहा है। उसको हिलाने में ज़्यादा हमको परेशानी हुआ था, लेकिन उसको घसका, एक बार वो हिल चुका है, उसके बाद उसको हिलाने में, मतलब घसकाने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट है जो अपन ने ये देखा है। कोई सा भी आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई सा भी बॉक्स ले लीजिए। हाँ, टायर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हील वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो रोलिंग फ्रिक्शन में आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। जिसमें व्हील्स वगैरह नहीं है, जो सीधा सीधी पूरा जो तल में चिपका हुआ है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, जैसे टेबल है, टेबल के 4 पैर हैं, कोई टेबल है इसका 4 पैर है तो वो भी चलेगा, बेड है कुछ चलेगा, कोई ट्रंक है जो पूरा ही चिपका हुआ है ज़मीन पर, ठीक है, वो भी चलेगा। ठीक है, इस केस के लिए तो इसमें क्या होता है कि इनिशियली जो होता है, मान लेते हैं कि अपना ये ग्राउंड है। ठीक है, इसको समझते चलिएगा, थोड़ा पहले बताता हूँ, और मोटा मोटी जो मैं बताने शुरू मैंने बताऊँगा उसमें ही ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर स्टेट लाइन बाय लाइन कुछ जो पॉइंट्स है वो अपन देख लेंगे। ठीक है, बस आप समझते चलिए, मैं स्लो लेके चलूँगा, ग्राफ के साथ लेके चलूँगा। ठीक है, ये अपना एक अपना ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ठीक, इस पे रखा हुआ है एक डिब्बा, बॉक्स मान लेते हैं, ये एक बॉक्स रखा है इस पे। ठीक है, इस पे आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया। ठीक है, अब फोर्स आप आगे से लगाइए, पीछे से लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है उससे मतलब है, आप आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, आप खींच भी सकते हैं। ठीक है, और आप उसको पुश भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी मोस्टली आपको पुश का बताया, खींचने का भी बताता हूँ। आप देखे होंगे कि खींच रहे, मैंने वो खींच नहीं रहा है, अचानक से खींचता है और हम थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। क्यों लड़खड़ा जाते हैं? क्योंकि जितना हम दम लगा रहे थे उससे कम दम हमको चाहिए उसको खींचने के लिए। ठीक है, उसको इनिशियली उसको घसकाने के लिए, मतलब थोड़ा उसको मूवमेंट में लाने के लिए थोड़ा ज़्यादा दम चाहिए, उसके बाद अचानक से थोड़ा कम दम चाहिए, उसी में हम लोग क्या होता है, लड़खड़ा जाते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई आपके घर में टेबल वगैरह हो उसको आप करके देखिए। ठीक, एक चीज़, इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स हमने लगाया, तो फोर्स क्या है, फोर्स जो हम धीरे धीरे क्या करें, इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस फोर्स का मैं डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका ये बनाता हूँ। ठीक, इधर फोर्स है, इधर आप टाइम रख लीजिए। तो आपने क्या किया, फोर्स बढ़ाना शुरू किया। इस फोर्स की बात हो रही है जो यहाँ पर मैंने एफ लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, फोर्स बढ़ाना शुरू किया। अभी भी नहीं घिसका, अभी भी नहीं घिसका। ये क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू पहुँचेगा कहीं पर। ये कहाँ पहुँचेगा, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू पहुँचा यहाँ से, तो इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक, इस मैक्सिमम वैल्यू से फिर ये नीचे आ जाएगा और हमारा मोशन चालू हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है,
अब इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद क्या हुआ, मोशन जो है वो चालू हो गया। फोर्स तो धीरे धीरे कम होगा ना, अचानक से तो फोर्स कम होगा नहीं, और ये भी मतलब बहुत लंबा टाइम नहीं होगा, मतलब अचानक से कम नहीं होगा, बट इतना भी डिले नहीं होगा कि मतलब आराम से जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। तो मतलब जल्दी ही होता है, बट इतना जल्दी नहीं होता है कि हम एग्जैक्टली इसको ऐसे करके दिखा दें। अगर ऐसे भी दिखा देते हैं कभी तो कोई ऐसा गलती नहीं है, बट जनरली थोड़ा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स तो लगता है, तो वो टाइम सफिशिएंट होता है इसको थोड़ा कर्व वाइज दिखाने के लिए। बाकी कहीं कहीं आपको मिलेगा कि ये सीधा लिमिटिंग फ्रिक्शन तक गया, अचानक से नीचे खिंच गया, ऐसा लंबा हो गया, तो ये भी ठीक है। ठीक है, आप कोई सा भी मान लीजिए, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा तेज़ी से गिराता हूँ और इसको कांस्टेंट हो गया है। अब ये कांस्टेंट हो चुका है, तो इधर का जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन था हमारा, तो ये जो ये मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों बोलते हैं इसको स्टैटिक फ्रिक्शन? ठीक है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो जितना फोर्स हम लगा रहे थे उतने के फोर्स पे जो सामान है वो मूव करने लग जाता। ये रियल लाइफ केस है, ठीक है, आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है इम्पेंडिंग मोशन करके आता है, ये आप अभी थोड़ा बड़ा करूँगा तो दिखेगा, इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन मतलब क्या होता है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और वो फोर्स मूव नहीं कर रहा है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर नहीं लग रहा होता तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता, ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इम्पेंडिंग मोशन, मतलब मोशन होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। आइडियल केस होता तो वो मूव कर गया होता, आइडियल केस में तो अपोजिंग फोर्स कोई होता नहीं है, ठीक है। एक तो ये, उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से आपने देखा कि जैसे ही वो मूव किया कि हमको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, एक कांस्टेंट फोर्स में हम पर्टिकुलर स्पीड से लेके चलते चले जा रहे हैं। तो ये जो फोर्स का नीचे वैल्यू गिर गया, इसके बाद इस वाले पोर्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, अब ये तो आपको पता चल गया यहां से कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये पहला पॉइंट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये था, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये है। आप ये देख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू था वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू थी। लिमिटिंग वैल्यू मतलब उसके बाद से वो गिरने लग जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है, मतलब इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये इस पर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, एफएस लग रहा होगा। ये अभी मूव नहीं किया है, हमने फोर्स को बढ़ाना शुरू किया, मूव नहीं किया, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मैं इसमें बता रहा था कि जब ये मूव करना शुरू कर देगा तो कैसा सिनेरियो बनेगा। अगेन ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, डिब्बा को लाल से दिखा देते हैं अब, ठीक है। ये ज़मीन में चिपका हुआ है, मान के चलिए ज़मीन में चिपका हुआ है, ये थोड़ा गलत बन गया बट ठीक है, सही कर देते ना। ये ज़मीन चिपका हुआ है, याद रखिएगा व्हील्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस पर फोर्स लग रहा है, अभी पीछे की ओर क्या लग रहा होगा, एफ के लग रहा होगा, क्योंकि ये मूव करने लगे, इसकी वेलोसिटी अभी v आ चुकी है, ठीक है। अब ये फोर्स का वैल्यू भी बदल चुका है, इसको F1 रख लेते हैं, इसको F2 रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फोर्स बढ़ा चुके हैं। इनिशियली जब फोर्स 1 लगा रहे थे तब हमारा ये हिला नहीं था, जब हमने और बढ़ाया ये तो ये फोर्स F2 हो गया। मैंने फोर्स F1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वहाँ तक की इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, F1 की। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा जो वैल्यू होगा वो F2 का वैल्यू होगा, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा उससे बड़ा जो होगा वो F2 का वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो रहा है आपको। इसका ग्राफ हमने समझ लिया, इसका दोनों केस हमने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफएस। एफएस की वैल्यू हमें निकालनी हो कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है या एफ के की वैल्यू क्या है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक अजूबा लाइन है, ठीक है। एक अजूबा लाइन क्या है, अजूबा लाइन है हमारे पास कि जो फ्रिक्शन है वो जो बॉक्स है या टेबल है या जो भी चीज़ है ज़मीन पे, ठीक है, उसका सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। कितना एरिया उसके वो ज़मीन से लगा हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है मित्रों,
वो डिपेंड करता है नॉर्मल वैल्यू पे। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या था? नॉर्मल वॉज अपोजिट टू द वेट फोर्स। वेट का जो फोर्स था नीचे की ओर, उसके अगेंस्ट नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा था, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा चीज़ किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, ठीक है, फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला, वेट के अगेंस्ट क्या लग रहा था? वेट है, वेट के अगेंस्ट लग रहा था न्यूटन या नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल, ये नीचे की ओर लग रहा था, ये ऊपर की ओर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है पहला। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? ये नेचर ऑफ सरफेस। अब नेचर ऑफ सरफेस तो हमको समझ में आता है कि जितना टाइल्स वाला ज़मीन होगा तो उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको टाइल्स पर रखा तो वो आराम से घिसका सकते हैं। ठीक है, वही उसको आप घास पे रख दीजिए या बालू पे रख दीजिए तो, या मिट्टी पे रख दीजिए, फिर आप उसको धीरे घिसका पाएंगे। क्यों? सेम ही ऑब्जेक्ट तो था लेकिन टाइल्स पर आराम से घिसक रहा था। मतलब नेचर ऑफ द सरफेस डिटरमाइंस कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। टाइल्स पे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, इसलिए आप उसको आराम से घिसका पा रहे थे। बालू पे या मिट्टी पे ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा था, आप उसको और आपको मेहनत लग रहा था घिसकाने के लिए। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हाई थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू वहाँ हाई रही होगी। ठीक है, ये दो फैक्टर समझ में आता है आपको। अब यहाँ से क्या होता है कि ये दोनों के लिए ट्रू है, ये एफ एस के लिए भी ट्रू है और ये एफ के लिए भी ट्रू है, एफ के लिए भी ट्रू है। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है कि हमको निकालना हो कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, या हमको स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पहले देखते हैं। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बोला कि आप हमको स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, कंपेयर में ही लेके चलते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा? म्यू एस एन, और इसके लिए क्या हो जाएगा? म्यू के एन। ठीक है, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? वेट लग रहा होगा। ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। नीचे की ओर इसमें भी वेट लग रहा होगा और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये बात आपको? यहां पर म्यू एस और म्यू के क्या मैंने माना है? ये म्यू एस और म्यू के क्या है? सरफेस का कांस्टेंट है कि कैसा सरफेस हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट की, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आ रही है। और दूसरा क्या डिपेंड करता है? वेट पे डिपेंड करता है। आप किसी टाइल्स पे एग्जांपल ले लीजिए, एक टाइल्स पे आप छोटा डिब्बा ले लीजिए, एक बड़ा डिब्बा ले लीजिए, जो भरा हुआ है इसलिए थोड़ा भारी तो होना ही चाहिए, तभी तो फील आएगा आपको। आप हल्का वाले को आराम से प्रेस कर पा रहे थे और भारी वाले को थोड़ा और दम लगाना पड़ रहा था। इससे क्या हमको पता चलता है कि म्यू एस जो है वो दोनों केसेस में सेम होने के बावजूद भी हमको भारी वाले में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। मतलब कहीं ना कहीं वेट पे डिपेंड कर रहा होगा। वेट पे डिपेंड कर रहा होगा मतलब वेट के अगेंस्ट उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स है? उसके बैलेंस करने के लिए हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, और अगर जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि यार वेट नॉर्मल के बराबर कैसे हो गया, तो आप ये समझिए कि वेट अगर नॉर्मल के बराबर नहीं होगा, ठीक है, वेट अगर ज़्यादा हो गया नॉर्मल से, तो तोड़ के ही निकल जाएगा। जो छत है हमारा, या छत है या क्या, कुछ जो भी चीज़ है जिस पे वो रखा हुआ है उसको तोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, वेट अगर ज़्यादा हो गया, नॉर्मल फोर्स जितना वो टेबल लगा पा रही है, हम बात तो कर चुके हैं पहले भी कि वेट टेबल पे कोई अगर सामान भारी सामान रखा हुआ है, ठीक है, वो तभी तक उस सामान को होल्ड कर पाएगा वो टेबल जब तक जो टेबल नॉर्मल लगा रहा है और जो वेट लगा रहा है वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही नॉर्मल का फोर्स कम पड़ जाएगा, जो उसका भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होता होगा ना, किसी भी टेबल का सामान लिफ्ट करने का मैक्सिमम वैल्यू होता होगा। ठीक है, टेबल छोड़िए, आपका सर ही ले लीजिए, आपका सर का भी एक मैक्सिमम वैल्यू है कि आप कितना भारी उठा सकते हैं सर पे। ठीक है, उससे भारी आपने उठा लिया तो मैंने सर उसको जो ऊपर की फोर्स लगा रहा है सर आपका, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा और आप उस डब्बे के नीचे दब जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये मान के चलिए कि जहाँ भी हम लोग देख रहे हैं सब जगह वेट जो है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब वेट फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आता है। एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एन और एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर समझना है अपने को कि नॉर्मल केसेस में हम क्या बोलते हैं। नॉर्मल केस में अगर हमसे पूछता है कि भाई मुझे ना इस बॉडी की ये बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है,
कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, मान ली पहले तो मान लेते हैं मूव कर रही है, तो मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन बताओ, हमको फोर्स पता है, हमको मास पता है, हमको बताइए आप एक्सेलरेशन, तो हम क्या लिख देते हैं F इक्वल्स टू ma। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये तो आइडियल केस वाली बात थी, ये कौन सा केस था? आइडियल केस था। कौन सा केस था? आइडियल केस था। ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई रियल लाइफ केस में बताओ, रियल लाइफ में, ठीक है, ये रियल लाइफ का बताइए, ऐसा बोल दिया किसी ने। तो रियल लाइफ में क्या होगा कि F फोर्स इक्वल्स टू F प्लस ma, कि कुछ फोर्स तो यूज हो रहा होगा फ्रिक्शन बैलेंस करने में, ठीक है, और कुछ फोर्स बाकी फोर्स यूज हो रहा होगा इसका एक्सेलरेशन देने में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये वाला केस मत मानिए, अभी हम आते हैं स्टैटिक और काइनेटिक वाले पार्ट पे भी आते हैं, अभी हम जस्ट फ्रिक्शन मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टोटल फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, डिवाइडेड बाय m। F माइनस F, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या है? फ्रिक्शन है अपना, ठीक है, यहां तक क्लियर है चीज। F माइनस F इक्वल्स टू m। अब यहां पर देखिए, अब ये क्या है? मोशन में चल रहा था, ये हमको पता था F इक्वल जो है चीज है जो मोशन में है, मान ली मोशन में है, मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा? ये F के रहा होगा, ठीक, हम देख चुके हैं ना यहाँ पर F के की वैल्यू, ठीक है। रिप्लेस करने की बात अभी हम नहीं करेंगे, बस हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ भी क्या हो जाएगा? F के हो जाएगा। नाउ जस्ट थिंक कि आपने क्या किया कि एक्सेलरेशन मतलब फोर्स का जो थोड़ा पार्ट था वो आपका फ्रिक्शन जो है उसको ओवरकम करने में जा रहा था। इतना समझ में आ गया बात? तो आपको कंटिन्यूसली अगर आप ना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि भाई मुझे मेरा ना स्पीड नहीं बढ़े, जैसे अब रियल लाइफ की बात कर रहे हैं तो अब थोड़ा बताना आसान हो जाता है यहाँ पर, कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कार में बैठे हैं, कार चला रहे हैं और कार की स्पीड ना बढ़े, 70 की स्पीड पे चल रही है तो 70 की ही स्पीड पे रहे, तो हमको एक्सीलरेटर प्रेस करके तो रखना पड़ता है। आइडियल केस में नहीं रखना पड़ता था, क्योंकि आइडियल केस में न्यूटन का पहला लॉ लग जाता था, इनर्शिया वाला लॉ लग जाता था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, फोर्स जीरो है, तो वो उसी मोशन में चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो एक फ्रिक्शन है जो हमेशा अपोज करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। अभी आप गाड़ी में मान लीजिए चक्का नहीं है, चक्का जब आएगा तब चक्का देखेंगे, अभी मान लीजिए आप बिना चक्के वाले गाड़ी में हैं, ठीक है। अब क्या आगे ले जा रहा है उससे मतलब नहीं है, अब मान के चलिए कि कुछ उसको लेके जा रहा है आगे, ठीक। तो आपने क्या किया कि भाई आप चाहते हैं कि मेरा 70 का स्पीड बना हुआ है, उतने ही स्पीड पर चलता रहे, मतलब आपको इतना ही फोर्स देना पड़ेगा, मतलब ये आप चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ना रहे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका स्पीड 70 पे ही बना रहे तो आपको एक्सेलरेशन जो है वो जीरो करना पड़ेगा, दिस शुड बी जीरो, ठीक है। अब इसको जीरो करने के लिए आप फोर्स तो जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये तो बैठा ही हुआ है। तो हमको क्या चाहिए कि दिस शुड बी जीरो, मतलब ये क्वांटिटी जो है वो जीरो हो जाए। तो हमारा क्या बन जाएगा? फोर्स कितना हमको लगाना पड़ेगा? F इक्वल्स टू एफ के बराबर लगाना पड़ेगा। जितना पीछे की ओर आपका फ्रिक्शन लग रहा था उतना ही आगे की ओर आप फोर्स लगाइए, तो दोनों फोर्स आपस में बैलेंस रहेंगे और स्पीड जो है आपका ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? जस्ट इन केस आपने क्या किया, एक्सीलरेटर पर से पैर हटा लिया, F इक्वल्स टू ma, ठीक है। आपने क्या किया, एक्सीलरेटर पर से पैर हटा लिया। पैर हटा लिया तो मतलब क्या हो गया कि इसको बैलेंस करने वाला चला गया, नहीं ये जो है ये क्वांटिटी जो है वो जीरो हो गया, ठीक है। इतना समझ में आता है आपको? इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसका सीधा सीधे मतलब है कि ये जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल्स टू एफ के प्लस एम ए, ठीक है। यहाँ से आप देखिए a इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ के, इधर जाएगा तो माइनस ऑफ एफ के अपॉन एम, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो चूंकि फ्रिक्शन फोर्स अभी भी लगी रही है, आगे की फोर्स लगाना आपने बंद कर दिया, पीछे का फ्रिक्शन फोर्स अभी भी लगी रहा है, मतलब वो फ्रिक्शन क्या करेगा, उस पर एक निगेटिव फोर्स लगाएगा। निगेटिव फोर्स लगा रहा है मतलब उल्टा डायरेक्शन लगाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन निकल के आएगा, आपका स्पीड जो है वो गिरना चालू हो जाएगा और एक्सेलरेशन जो है
वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन जैसे ही आ गया तो आपका स्पीड घटना चालू हो जाएगा और वो गाड़ी थोड़ी देर जाके रुक जाएगी। तो आपने ये देखा होगा कि एक्सेलेटर पर से जैसे ही आप पैर हटाते हैं तो थोड़ा थोड़ा दूर गाड़ी चलता है, उसके बाद वो गाड़ी स्लो होते होते वो रुक जाता है। ठीक है, इतना ये क्लियर है। ठीक, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाले पार्ट का बात था। अब स्टैटिक वाले पर आ जाइए। F इक्वल्स टू, ये फोर्स है, ये अपना बड़ा वाला फोर्स है, मतलब जो फोर्स आगे की ओर लगा रहे थे वो वाला फोर्स है। F इक्वल्स टू Fs। तो ये क्या होगा, आपने फोर्स लगाना शुरू किया, गाड़ी मूव नहीं कर रही, लेकिन आपने फोर्स लगाना शुरू कर दिया, गाड़ी छोड़िए, कोई डिब्बा है, आपने फोर्स लगाना शुरू कर दिया और वो डिब्बा जो है वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये जो है Fs के बराबर हो रहा होगा। ठीक है, अब Fs की भी कुछ लिमिटिंग वैल्यू है। Fs की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, μsn। इससे अगर कम फोर्स लग रहा होगा तो Fs उसको बैलेंस कर लेगा, लेकिन जैसे ही इससे ज़्यादा फोर्स होगा, यानी ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये μsn जो है वो है लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर दिस टू बी स्टैटिक, इसको स्टैटिक होने के लिए क्या चाहिए, स्टैटिक मतलब नहीं मूव करे, फोर्स लगा रहे हैं फिर भी कोई ऑब्जेक्ट मूव ना करे, तो उसके लिए हमको चाहिए कि F जो है वो Fs के बराबर हो, और Fs जो है दैट शुड बी लेस देन μs इक्वल टू μsn। ठीक, मतलब कि F इक्वल्स टू, पहले तो लेस देन इक्वल टू रखिए, F बड़ा बोला F, तो यहाँ से वो क्या पता चलता है ऊपर वाले से कि F इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू सॉरी μsn होना चाहिए, ये ना मूव करे उसके लिए है। ठीक है, F को बढ़ाते बढ़ाते हम लिमिटिंग वैल्यू पे ले जाएंगे कि जस्ट जो मूव करेगी उससे पहले का स्टेट की नहीं मूव कर रही है, वो एक फोर्स का अमाउंट या फोर्स का क्वांटिटी जहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है बट वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे थे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो F का वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू कितना लेगा, F जो है फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना लेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू बराबर वैल्यू लेगा μsn। यहाँ पर क्या होगा कि F जो है माने ये जो चीज़ जो है, ये ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इससे जैसे ही आप फोर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, इससे जैसे ही आप फोर्स को बढ़ाएंगे कि ये चीज़ मूव करने लग जाएगा, और उसके बाद कौन पिक्चर में आ जाएगा, μkn पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, अब n हमेशा याद रखिए, n जो है n इक्वल्स टू mg होगा। ठीक है, जहाँ पर नहीं होगा वहाँ हम अलग से देख लेंगे, नहीं तो मोस्टली सब केसेस में नॉर्मल जो है वो हमेशा mg के बराबर होगा। अगर ये प्लेन पर है तो मान लीजिए अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ की ये है, अर्थ से पैरेलल है, ये अर्थ है अपना, ये अर्थ है अपना। ठीक है, अर्थ से पैरेलल पे कोई टेबल रखा हुआ है, ये सरफेस जो है वो अर्थ के पैरेलल है, तो इस पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इस पर हमेशा जो नॉर्मल लगेगा ऊपर की ओर लगेगा ना। नॉर्मल जो है वो प्लेन के अगेंस्ट लगेगा, नॉर्मल जो है वो हमेशा प्लेन के अगेंस्ट लगेगा। नॉर्मल मतलब ही होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा, ये हमेशा नॉर्मल हमेशा जो जिस सरफेस पे होगा उसके 90 डिग्री पे नॉर्मल लगेगा, ये हमेशा ही ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। नाउ अगर ये चीज़ पैरेलल है अर्थ के तो n इक्वल्स टू क्या होता है, mg हो जाता है, क्योंकि ये भी जो है वेट इधर लग रहा होगा। नाउ अगर कोई अगर स्लाइडिंग केस आ जाए, कोई केस आ जाए कि भाई हमारे पास कुछ स्लाइडिंग टाइप की चीज़ है, ये एक ऐसा था, ये ऐसा था, मान लेते ऐसा, अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो नॉर्मल तो हमेशा मैंने वो क्या बोला आपको, सरफेस के इस पे लगे, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, 90 डिग्री पे लगता है। वेट तो हमेशा अर्थ की तरफ लगेगा, तो इसका जो वेट है वो अर्थ की तरफ लगेगा, mg। अब यहाँ पर n इक्वल्स टू mg नहीं होगा, मैं जो एग्जांपल मान रहा था उसमें ये चीज़ ट्रू था, और मोस्टली हम जब पैरेलल मान के चलते हैं तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन जब जैसे ही वो पैरेलल खत्म होता है तो नॉर्मल जो है वो वेट के बराबर नहीं रह जाता, फिर कंपोनेंट्स में फिर उसको हमको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कैसे क्या तोड़ते हैं, लेकिन इस केस में n इज नॉट इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो ये आप हमेशा मान चलिए कि ये तभी ट्रू होगा जब अर्थ के पैरेलल में जो है वो आपका सरफेस होगा, तो ही होगा ऐसा। अर्थ के पैरेलल में हो या अर्थ पे ही हो तो आपका नॉर्मल जो है वो mg के बराबर होगा। ठीक है, और जब नहीं होगा वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक, चलिए अब इसमें और क्या रह गया, n इक्वल्स टू mg, इस केस के लिए मैंने बता ही दिया आपको, SF KF μs μkn। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा ना इसका एनसीईआरटी में जो लाइंस दिए हुए हैं मैंने अंडरलाइन किया हुआ, पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक आध सेकंड इसको क्लियर होने में लग जाता है। अब ये देखिए साफ हो जाएगा, हाँ हो गया ना। तो आप इसको पढ़िए, आपको सब कुछ वही बातें हैं, जो पॉइंट एक आध मिस हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक तो ये बताया गया है कि जनरली अगर क्या है कि आइडियल केस है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो F=m में हमने बात किया था, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, F/m, फोर्स बाई मास। ठीक है, अगर फ्रिक्शन लगता है तो क्या हो जाता है एक्सेलरेशन का वैल्यू, F - F/k/m। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ठीक है, Fs पैरेलल से एक और चीज़ यहाँ पर जो ये था कि हमने मोस्टली इसको देख ही लिया है क्या कैसे लग रहा है। आपको क्या करना है, कभी भी सवाल आए आपके पास, जब सवाल आता है आपके पास तो आप उसका डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए इसका एक डायग्राम है, सारा आपको फोर्स दिखाना, नीचे की ओर वेट लग रहा है इक्वल्स टू mg। ठीक है, ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है, इधर की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। Fs या Fk होगा। ठीक है, Fs होगा या Fk होगा, तो कॉमन चीज़ है। ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन हम लोग देख ही चुके हैं, वो मोशन जो होना चाहिए था लेकिन फ्रिक्शन के होने से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से ये कोई मतलब नहीं है, उसको उसका वेट से मतलब है, और उन दोनों के नेचर ऑफ सरफेस से मतलब है कि सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब इसका जो ये है, जो फ्रिक्शनल Fs है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू μs/n, मैंने इससे कम ही होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब इसके अगर बराबर हो जाता है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कौन लेता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेता है। इसके ऊपर अगर वैल्यू चली जाती है तो बोलता है भैया मेरे बस का नहीं है, तुम देख लो अपना। तो उसके बाद कौन आ जाता है इसको हैंडल करने के लिए, μk आ जाता है। ठीक ठीक, अब ये सब पढ़िए, समझ में आ जाएगा। वही चीज़ें लिखी हुई, गाड़ी रुक जाती है, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये सब चीज़ कवर हो चुका है अब। ओके, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे। ये लाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है, फ्रिक्शन क्या है, मैंने रिलेटिव मोशन का आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन अपोज करता है, वो मोशन को अपोज नहीं करता है। कहने क्या मतलब है कि मान लेते हैं एक ट्रक था। ठीक है, एक ट्रक था। ठीक है, इसके अंदर एक सामान रखा हुआ था, इसके अंदर एक सामान रखा हुआ था। ये ट्रक आगे चल रहा है v की वेलोसिटी से। अब ये v की वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो जब अगर आप बाहर खड़े हैं, बाहर आप अगर खड़े होकर देख रहे हैं, मतलब दिखेगा नहीं बट मान के चलिए कि शीशा का ही ट्रक था वो। ठीक है, आप देख रहे हैं तो आपके हिसाब से इस चीज़ का, इसका मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोच के देखिए ज़रा। आप बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सामान जो है यहाँ पर ट्रक में था, वो ट्रक वहाँ पहुँच गया तो सामान भी वहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो इसको यहाँ से, मान लीजिए पहले ट्रक यहाँ पर पहले था ऐसा ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ जाने में नहीं रोक रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन इसके और मोशन के बीच में नहीं लग रहा। मोशन मान लीजिए चलो अभी चक्का नहीं आया है तो चक्का को हटा देते हैं, मान लेते हैं ऐसे ही ये घिसकते हुए चल रहा है, कोई फोर्स लग रहा होगा और उससे घिसकते हुए चल रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन जो है वो इसके और इसके मोशन को अपोज नहीं कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन किसके बीच में है, ट्रक और ज़मीन के बीच में है। ट्रक का ज़मीन और इस बड़े वाले बॉक्स के बीच में है, इस बड़े वाले बॉक्स और इसके बीच में है। दैट मीन्स टू से कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन का अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इन दोनों के बीच का जो मोशन है ना, इसके और इसके बीच का जो मोशन है उसको अपोज करेगा। ठीक है, लेकिन मोशन किसके कारण हो रहा है, मोशन ट्रक के कारण हो रहा है, तो ट्रक के मोशन को अपोज नहीं कर रहा है। इसीलिए ये बोला गया इट इज़ नॉट द मोशन बट द रिलेटिव मोशन दैट फ्रिक्शन अपोजेस। फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि भाई अब ये ले लिया कि समान नहीं है, तो इस केस में फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। इस केस में मोशन को भी अपोज कर रहा है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस
कि अगर मोशन और रिलेटिव मोशन एक ही हो जाए, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो ये मोशन है और ठीक है, इस केस में इसका जो मोशन है ज़मीन के ऊपर में घिसटाने से और नीचे क्या है ज़मीन है, उन दोनों के बीच का जो मोशन है तो वो रिलेटिव मोशन हो गया, और मोशन भी इन दोनों के बीच का ही है। तो मोशन और रिलेटिव मोशन जब एक हो जाएगा तब तो फ्रिक्शन मोशन को भी अपोज कर रहा है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन इन जनरल फ्रिक्शन हमेशा कब ट्रू है, इन जनरल फ्रिक्शन हमेशा तभी ट्रू है जब रिलेटिव मोशन की बात हो रही है। ठीक है, उसका एक्सेप्शनल केस हम बोल सकते हैं कि भाई जो मोशन है वो आपका रिलेटिव मोशन और मोशन एक ही हो रहा है, एक ही चीज़ है दोनों, जिस केस में, तो उस केस में फ्रिक्शन मोशन को भी अपोज करता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है।